Okay. So what were we studying? We were studying subject verb agreement and we just revised rule number 1 and rule number 2, right? अभी rule number 3 देखो. I hope this is clear. इसमें example हमने ये देखा था 30% of the Indian women are literate. ठीक है, ये हम कल भी देख चुके हैं, तो आज बस जरा सा हम लोग इसको टच करते हुए चलेंगे so that we are in touch with the concepts. आप कल की क्लास आज भूलो ना, ठीक है? तो 30% of the Indian women, अभी ये Indian women, women जो है वो plural है, ठीक है? हेंस यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया? हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल ही यूज किया, ठीक है? तो परसेंटेज के बाद जब भी कोई प्लूरल नाउन आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल यूज करोगे, राइट? अभी रूल नंबर 3 देखो. रूल नंबर 3 बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बैरक्स, जैसे हेडक्वार्टर्स. आई डोंट थिंक सो हमने कल ये रूल रिवाइज किया है. ये हमें आज रूल नंबर 3 से ही आई गेस शुरू करना था ना. हाउ मेनी रूल्स डिड वी डू इन द लास्ट क्लास? कैन प्लीज एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? कल हमने इसमें इस वाले पार्ट में, ये जो पार्ट हम आज स्टडी कर रहे हैं ट्रिकी रूल्स वाला, इसमें हमने कितने रूल्स पढ़े थे? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? रिमाइंड कराना मुझे जल्दी से. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स प्लीज. आई गेस हमने 2 रूल्स ही रिवाइज किए थे. आई एम नॉट, हाँ 2 रूल्स ही रिवाइज किए थे, ठीक है? तो आज हमें थर्ड रूल से शुरू करना है. तो ये 2 रूल्स रिवाइज करने के बाद आज की क्लास हमें बेसिकली रूल नंबर 3 से शुरू करनी है. तो अब रूल नंबर 3 से समझना शुरू करते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो इसमें. ओके, so let's see what it is trying to say in rule number 3. अभी रूल नंबर 3 में बेसिकली क्या है? रूल नंबर 3 में कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है. आई जस्ट रीड इट फॉर यू ऑल. बैरिक्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, आर्म्स, स्पीशीज, शीप, न्यूज, डियर, प्रेमाइसेस, शम्बल्स. ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनका सिंगुलर में भी ये सेम ही रहते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी सेम ही रहते हैं. मतलब अभी बैरक जो है, सिंगुलर में भी बैरक्स ही लिखोगे आप उसको और प्लूरल में भी बैरक्स ही लिखोगे. अभी पीपल है, फॉर एग्जाम्पल दिस, देयर इज दिस वर्ड पीपल. अभी पीपल सिंगुलर में भी आप पीपल वर्ड यूज करोगे और प्लूरल भी पीपल ही होगा इसका फॉर्म. आप इसको पीपल्स नहीं कर सकते. पीपल्स इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. पीपल्स कोई वर्ड नहीं होता. तो पीपल वर्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी पीपल ही रहता है, ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में भी बेसिकली क्या रहता है? पीपल ही रहता है. आई होप इट इज क्लियर. तो ऐसे से यहाँ पे कुछ एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैंने दी हुई है. जैसे बैरक्स दिया हुआ है, जैसे हेडक्वार्टर्स दिया हुआ है, वेयर अबाउट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे? स्पीशीज दिया हुआ है, ठीक है, और शीप दिया हुआ है, न्यूज, डियर. अभी आप न्यूज को कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंगुलर फॉर्म में न्यूज को लिखना है तो ऐसे तो नहीं लिखोगे न्यू. न्यूज ही रहेगा और प्लूरल भी न्यूज ही रहेगा, राइट? ठीक है, राइट. तो उसके बाद देखो डियर. अभी वो डियर्स नहीं हो सकता. अगर आप मल्टीपल डियर्स को देख रहे हो फॉरेस्ट में, ठीक है, मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल 10 डियर को देखो तो आप डियर्स नहीं लिखोगे, आप डियर ही लिखोगे, राइट? ओके. तो इसी तरीके से प्रेमाइसेस. अभी एक बिल्डिंग का प्रेमाइस है या 4 बिल्डिंग का प्रेमाइस है, ठीक है, तो आप बेसिकली इसको पूरे को प्रेमाइसेस ही बोलोगे, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में, राइट? ओके. तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म भी सेम रहते हैं और प्लूरल फॉर्म भी बेसिकली क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, द कंपनीज हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, राइट? द कंपनीज हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क. तो एक कंपनी का हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं लिखा, हेडक्वार्टर्स ही लिखा, राइट? तो क्या लिखा? हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, राइट? तो ये प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहेगा और सिंगुलर फॉर्म में भी सेम है. दे ट्राई टू, अब कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, दे ट्राई टू डिसरप्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन 2 हेडक्वार्टर्स. तो अब हेडक्वार्टर्स देखो, अब यहाँ प्लूरल फॉर्म में 2 हेडक्वार्टर्स की बात हुई तो भी बेसिकली क्या यूज किया? क्या यूज किया हमने लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड. हमने यहाँ 2 हेडक्वार्टर्स की जब बात की तो भी हमने हेडक्वार्टर्स वर्ड ही यूज किया. और यहाँ पे जब हम हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, एक वन कंपनी के हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? हेडक्वार्टर्स ही यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे पॉइंट जो है मेरा कहने का, पॉइंट ये है
कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म भी बेसिकली क्या होती है, सेम होती है, और सिंगुलर फॉर्म भी बेसिकली क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो मुझे याद थे वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स जो है, अ लिस्ट ऑफ फ्यू मोर वर्ड्स जो प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल और कुछ अपरेटस, ठीक है। अपरेटस नहीं लिख सकते उसको, अपरेटस ही लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीरीज, अभी सीरीज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा और सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सिंगुलर फॉर्म में भी सेम है और प्लूरल अगर आप कुछ यूज कर रहे हो सब्जेक्ट तो भी वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अभी एक सीरीज की बात करो तो भी, वेब सीरीज की हम बात करते हैं ना, तो अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक सीरीज देखी तो भी आप वेब सीरीज ही बोलोगे उसको। अगर आप एक दिन में 10 देख रहे हो तो भी आप उसको वेब सीरीज ही बोलोगे। तो वो सेम रहते हैं, ठीक है। फ्यू मोर वर्ड्स आई विल ऐड टू इट, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ फ्यू मोर वर्ड्स which remain same during the plural form also and while the singular form also, while in the singular form also, तो वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। बट इस एक बेसिक चीज को आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पीपल को पीपल्स लिख देते हैं। इट इज रॉन्ग, पीपल्स कोई वर्ड नहीं है, पीपल ही रहेगा वो, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, दोनों में, ठीक है। तो रूल नंबर 3 आपका क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही बोलता है कि देयर आर फ्यू वर्ड्स विच रिमेन सेम, जब उनको प्लूरल में कंसिडर किया जाए तब भी और जब सिंगुलर में कंसिडर किया जाए तब भी, राइट। दिस इज व्हाट दिस रूल इज ऑल अबाउट, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या गिवन है, रूल नंबर 4। वो क्या बोल रहा है रूल नंबर 4 में, इन स्पोर्ट्स while referring to the players the name of the country is followed by the plural verb, ठीक है। जब भी स्पोर्ट्स की बात हो रही है और आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को मेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंट्री को मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर उसमें देखो, इंग्लैंड हैव वन द मैच या हैव वन द वर्ल्ड कप। अभी यहाँ इंग्लैंड इज द नेम ऑफ द कंट्री, हेंस यहाँ पे जो साथ में वर्ब यूज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया। तो कंट्रीज के नाम को भी आप बेसिकली स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में जब भी कंट्रीज का नाम यूज होगा तो कंट्रीज के नाम के साथ भी आपने हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करना है, प्लूरल ही यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। अब स्पोर्ट्स को लेके कुछ और एग्जाम्पल ले लो, वहां पे भी आप बेसिकली क्या करोगे, सेम ही तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। ओके, आई जस्ट होप इट इज क्लियर। आई होप रूल नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। लेट मी जस्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। आई हैव टू स्क्रॉल द रूल नंबर 5। देखो अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है। देयर इज नथिंग टेक्निकल इन इट। जैसे हमने रूल नंबर 4 पढ़ा, बहुत ही सिंपल था कि जब भी स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में कंट्री का नाम आ रहा है तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब भी क्या करोगे, अटैच करोगे, ठीक है। सो एनी स्टेटमेंट जहां पे कंट्री का नाम है, ठीक है, और पूरा स्टेटमेंट जो है वो स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा कैसा यूज होगा, प्लूरल। तो ये क्या बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, व्हेन द वर्ड एनिमी इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब एनिमी वर्ड को जब आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में यूज कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एनिमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को, किसी भी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड को बेसिकली क्या करोगे, प्लूरल वर्ब के साथ यूज करोगे, ठीक है। व्हेन द वर्ड एनिमी इज यूज्ड इन द सेंस armed forces of a nation with which one's country is at war, we have to use the plural verb, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आएगा, ये देखो, the enemy were forced to retreat। अभी enemy were मतलब enemy ने क्या किया होगा, अटैक किया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ के क्या लग रहा है कि enemy would have attacked, तभी दूसरे कंट्री की जो आर्म्ड फोर्सेस होंगी उन्होंने फोर्स किया इनको रिट्रीट करने के लिए, वापस जाने के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से बेसिकली क्या क्या यूज किया गया, एनिमी वर्ड यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, यूज किया गया, ठीक है। तो एनिमी, द एनिमी वर फोर्स्ड टू रिट्रीट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द एनिमी, सॉरी,
या ऐसे कर लो, आर एनिमी हैव डिफीटेड देयर आर्मी। अभी यहाँ पे कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई जस्ट राइट इट मोर क्लियरली बिकॉज द कटिंग्स आर देयर। अभी देखो, आर एनिमी हैव डिफीटेड देयर फोर्सेस या आर्मी, ठीक है। आर एनिमी हैव डिफीटेड देयर फोर्सेस। अभी एनिमी वर्ड जो है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है? किसी वॉर या लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या पता चल रहा है कि वॉर के कॉन्टेक्स्ट में एनिमी वर्ड को या तो यूज किया गया है या फिर किसी ना किसी आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। तो जब भी एनिमी वर्ड को वॉर या आर्म्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, आप हमेशा एनिमी वर्ड के साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, जैसे यहाँ पे हैव यूज किया था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एनिमी वर्ड टेक्स द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कब लेता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को वो? जब आप एनिमी वर्ड को यूज कर रहे हो आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ तो रिप्रेजेंट करने के लिए, या ये बताने के लिए कि एक कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस दूसरी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस के साथ किस में है? वॉर पे है, ठीक है। ओके, आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और नाउन का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी किसी वर्ड का मतलब समझना आए ना, उसको ब्रेक कर दिया करो, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो वर्ड से बना है, एब्स्ट्रैक्ट एंड नाउन। नाउन क्या पढ़ा था? नाउन कुड बी द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन कुड बी एनी प्लेस, नाउन कुड बी एनीथिंग, नाउन कुड बी एनी एनिमल, नाउन कुड बी एनी फीलिंग, नाउन कुड बी एनी क्वालिटी, एटसेट्रा। तो नाउन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। नाउन कैन बी एनीथिंग, राइट। तो नाउन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉन फिजिकल, समथिंग दैट इज नॉन फिजिकल, समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, समथिंग दैट वी कैन नॉट टच, ठीक है। समथिंग दैट इज ओनली फेल्ट, जिसको सिर्फ फील कर सकते हो आप, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? नॉन फिजिकल, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप, जो नॉन फिजिकल है, आपको फिजिकल फॉर्म में दिख नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप या अपने मोबाइल्स, आप इनको देख सकते हो, आप इनको हाथ में पकड़ सकते हो, आप इनको टच कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म में है ये। बट एयर इज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, यू कैन नॉट सी एयर, यू कैन नॉट टच एयर, यू कैन ओनली फील एयर, राइट। अच्छा, ओके, यू कैन नॉट सी लव, राइट, यू कैन नॉट टच लव, यू जस्ट कैन ओनली फील लव। सैडनेस को आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी, अगर कोई प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली कोई सॉफ्ट क्वालिटी का है, तो सॉफ्टनेस को आप देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी द सॉफ्टनेस, यू कैन ओनली फील द सॉफ्टनेस, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो समथिंग दैट इज नॉन फिजिकल, यू कैन नॉट सी समथिंग, यू कैन नॉट टच समथिंग, बट यू कैन डेफिनेटली फील समथिंग। और नाउन का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा जो नेम ऑफ द पर्सन हो सकता है, प्लेस, थिंग, या कुछ भी फीलिंग, क्वालिटी, इमोशन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या मतलब बनेगा? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या डेफिनेशन मिलेगी? कि कुछ भी ऐसी फीलिंग, कुछ भी ऐसा इमोशन जो नॉन फिजिकल है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो बेसिकली किस कैटेगरी में कंसिडर होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अब कोई भी अगर थिंग है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, ठीक है, अब इसको तो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील भी कर सकते हो टच करके, बट हमें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, एलिमेंट्स को देखना है ना। बट टेबल इज फिजिकल, आप उसकी एक डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन है, उसको देख सकते हो, हेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टेबल तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, कुछ भी ऐसा जो नॉन फिजिकल है, जिसकी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील ही कर सकते हो, यू कैन ओनली फील दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको आप कहाँ रखोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। और ये जो रूल नंबर 6 है, दिस इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ओनली, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आपको क्या बताने की कोशिश करेगा? सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। तो जैसे हम कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। आई जस्ट होप ये बात आप लोगों को मुझे
अगर मैं ये बात अभी जो बोलने वाली हूँ वो मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज सब लोग सेंड अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। अभी तक सबको ये बात याद होगी जितनी बार हम इन 3 क्लासेस में रिपीट कर चुके हैं। टुडे इज द 4th क्लास वेयर एंड आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करता है और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। आई जस्ट होप ये बात कितने लोगों को अब तक याद हो चुकी है लास्ट 4 क्लासेस में, वो थम्स अप भेज दो चैट बॉक्स में, ठीक है। सिमिलरली मीनवाइल आई यू नो कंटिन्यू द नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज करता है। अब आज की क्लास में आपको 2 चीजें याद हो गई। नंबर 1 कि कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर वर्ब यूज करता है, और इन केस अगर स्टेटमेंट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है तो उसके साथ भी हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, राइट, ठीक है। तो इस रूल को आप इसी तरीके से याद रखोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज यूजेस सिंगुलर वर्ब्स। जैसे कि ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, अभी इज जो है क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ट्रुथ बेसिकली क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Can you see the truth? No, we cannot see the truth. Can you touch the truth? No, we cannot touch the truth. So truth has a non-physical dimension attached to it. तो truth जो है वो बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, राइट। अभी हेट्रेड हैज नो लिमिट। हेट्रेड बेसिकली क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब नॉन फिजिकल इमोशन है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसको देख नहीं सकते, बट देन यस डेफिनेटली हम लोग उसको फील कर सकते हैं। इसलिए यहाँ इसके साथ कैसा वर्ब यूज किया, ये सिंगुलर वर्ब यूज किया। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस परफ्यूम इज सो ओवर पावरिंग। तो फ्रेग्रेंस क्या है, फ्रेग्रेंस बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्मेल कर सकते हो बस आप फ्रेग्रेंस को, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया वो कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, एक आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आज की क्लास में हमने एक चीज जो सीखी, कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज कर ही रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट। तो रूल नंबर 6 ये था। रूल नंबर 7 देखो अब। रूल नंबर 7 बेसिकली क्या बोल रहा है, रूल नंबर 7 बोल रहा है व्हेन द सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर और हियर the subject will always be placed after the verb, right? So care needs to be taken to identify it correctly, right? तो इसमें ये बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस जो देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, और उसकी बिगिनिंग इन दोनों वर्ड्स में से किसी एक वर्ड के साथ हो रही है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आफ्टर द वर्ब प्लेस्ड होगा, विच मीन्स कि स्टेटमेंट नॉर्मली क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम देयर और हेयर, उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब पहले आएगा और वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो रूल नंबर 7 आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट हनी नो इंटरनेट क्यों आ रहा है मेरे फोन में, ओके डिस्कनेक्टेड। हेलो एवरीवन, कैन यू प्लीज हेयर मी, एम आई ऑडिबल, आर वी कनेक्टेड, आर वी कनेक्टेड, प्लीज लेट मी नो। ओके, एक्चुअली वाईफाई का कनेक्शन एकदम से वो डिसरप्ट हो गया था, तो आई थॉट वी आर नॉट कनेक्टेड। अभी बताओ मुझे, आर वी कनेक्टेड ना, गिव अ थम्स अप प्लीज, आई गॉट दिस मैसेज राइट अवे, प्लीज कंफर्म वंस। ओके, सो आई गॉट दिस थम्स अप फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि रूल नंबर 7 बेसिकली क्या बात करता है, रूल नंबर 7 ये बोलता है कि नॉर्मल जो स्टेटमेंट का या सेंटेंस का जो फ्रेमिंग होता है हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। बट अगर कोई भी सेंटेंस देयर या हेयर से शुरू है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बोल रहे हो जहाँ पे देयर या हेयर जो है वो आप पहले यूज कर रहे हो, उस केस में वर्ब पहले आएगा
और वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट को प्लेस करोगे, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन जाएगा, देयर और हेयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है वो करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। फिर अभी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप। अब यहाँ पे देयर पहले यूज किया, उसके बाद आर जो है वो बेसिकली क्या आपका वर्ब है, 4 हर्डल्स टू जंप, बाकी का सेंटेंस बाद में शुरू हो रहा है, ठीक है। सी दिस अनदर एग्जाम्पल, हेयर आर द कीज। अभी हेयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या आया, वर्ब आया, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट है या नहीं है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हो सकता है कि सेंटेंस बस इतना ही, इतने स्ट्रक्चर में ही क्लोज हो जाए, ठीक है, या फिर पूरा सेंटेंस भी आपको गिवन हो, बट द पॉइंट इज वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा ऐसे सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस देयर या हेयर से शुरू हो रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। अभी देयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, हेंस यहाँ पे बेसिकली हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को लिया और उसके बाद बाकी का सेंटेंस चल रहा है। देखो, देयर इज द प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। नेक्स्ट देखो, हेयर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। हेयर से स्टार्ट हो रहा है, आर जो है वो वर्ब आया, उसके बाद द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब हो रहा है, जब सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहा है। अभी कोई भी देयर या हेयर से स्टार्ट हुआ हुआ सेंटेंस आप खुद से फ्रेम कर लो, किसी एग्जाम्पल में देख लेना, वर्ब जो है वो इमीडिएटली देयर के बाद ही यूज होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होगा। या फिर हेयर अगर यूज किया है तो इमीडिएटली बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद ही आप बेसिकली सब्जेक्ट यूज करोगे या जो भी ऑब्जेक्ट यूज करोगे, राइट। तो करेक्ट सीक्वेंस देयर या हेयर के सेंटेंसेस में ये करेक्ट सीक्वेंस होता है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 7। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इजी था ये रूल आपका, देयर या हेयर से स्टार्ट हुए सेंटेंसेस को हमने क्या करना है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से फ्रेम करना, ये करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। नॉर्मली सीक्वेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इन सेंटेंसेस में हम VSO कर देते हैं, ना कि SVO, राइट। ओके, विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, थोड़े से रूल्स रह गए अब तो। नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, रूल नंबर 8 है। ओके, what is rule number 8 saying? Rule number 8 is very simple rule. Rule number 8 क्या बोल रहा है, titles of the books, movies and novels। तो कोई भी आप बुक किसी स्टेटमेंट में पढ़ रहे हो, उसका नाम टाइटल पढ़ रहे हो, या मूवी का नाम पढ़ रहे हो किसी सेंटेंस में, या किसी नॉवल का नाम पढ़ रहे हो किसी सेंटेंस में, उनके टाइटल्स पढ़ रहे हो, उनको हम हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं और उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस मूवी कॉल्ड द बर्ब्स। बर्ब्स इज अ मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स। तो बर्ब्स के साथ आपने क्या यूज किया, इज यूज किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से कोई मूवी देखने जाते हो, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल फास्ट एंड फ्यूरियस, आई गेस सबने सुनी होगी ये मूवी, फास्ट एंड फ्यूरियस इज एन एडवेंचरस मूवी, ठीक है। अभी फास्ट एंड फ्यूरियस आर एन एडवेंचरस मूवी नहीं बोल रही मैं, इस बोल रही हूँ। तो कोई भी मूवी का नाम है, उसके साथ आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, क्या यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई बुक का नाम दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रामायण, ठीक है, रामायण इज द नेम ऑफ अ बुक, रामायण के साथ आप आर नहीं यूज करोगे, रामायण के साथ आप इजी यूज करोगे, क्योंकि वो किताब का नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द बुक। तो नेम ऑफ द बुक हो या मूवी हो या कोई भी नॉवल का नाम हो, उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, हेंस उनके साथ आर, वर, हैव ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म में, उनके साथ इज, वॉज, ठीक है, हैज, इस तरीके के वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सो दिस वाज रूल नंबर 8, ठीक है। अभी रूल नंबर 9 देखो, रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है, when the gerunds are used as the subject of the sentence they take singular verb, but when they are linked with and they take plural form of the verb। अभी verb chapter जब पढ़ा था, ठीक है, हम सबने पढ़ा verb chapter, ठीक है, कराया था मैंने अच्छे से, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था gerunds का, या जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, हमने क्या पढ़ा था, gerunds क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेते हैं, उसके साथ आईएनजी अटैच करते हैं, और फिर इस पूरे वर्ड को किसकी तरह यूज करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं, दे एक्ट एज अ नाउन। यही पढ़ा था हमने जेरेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ले लो, प्ले, ठीक है, प्ले के साथ मैंने आईएनजी अटैच किया और ये पूरा वर्ड बेसिकली क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अभी प्लेइंग क्या हो जाएगा, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट इज नोन एज जेरेंट्स, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब आप आईएनजी को अटैच कर देते हो, प्लस
आईएनजी को अटैच करने के बाद जो वर्ड बनेगा उस दैट इज एक्टिंग एज अ नाउन, तो फिर उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, जेरेंट्स। ठीक है, ये वर्ब चैप्टर में रिवाइज कर लेना एक बार अगर नहीं याद है तो ये इस रूल में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये वो बता रहा है कि जब भी जेरेंट्स जो है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना यूजुअली, तो जब इनको आप यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जेरेंट्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। कैसा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर दो जेरेंट्स यूज हुए G1 G2 और इनको आपने एंड के साथ अटैच किया, तो उस केस में आप इनके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, यहाँ पे प्लूरल। आई होप ये सबको क्लियर होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, स्टैंडिंग, अभी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, स्टैंड, के साथ आईएनजी अटैच किया तो क्या बन गया, स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग क्या बन गया, जेरेंड। अब इसको सब्जेक्ट की तरह एक्ट कराना है तो ही ये जेरेंड कहलाएगा। तो देखो, स्टैंडिंग इन दी वाटर वॉज अ बैड आइडिया। अभी स्टैंडिंग जो है दिस इज अ जेरेंड, ठीक है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, इन दी वाटर, इन दी वाटर वॉज अ बैड आइडिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया मैंने इस जेरेंड के साथ, व्हेन जेरेंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कैसा आ रहा है, वॉज आ रहा है। वॉज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, स्विमिंग इन दी ओशन। नेक्स्ट मैंने जो रूल बताया था ये वाला, कि जब दो जेरेंट्स एंड से कनेक्टेड हैं तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी के ऊपर बेस्ड है, स्विमिंग इन दी ओशन। स्विमिंग यहाँ पे बेसिकली क्या आपका G1, प्लेइंग ड्रम्स, प्लेइंग बेसिकली क्या आ जाएगा, G2 आ जाएगा। दोनों को किससे कनेक्ट किया, एंड से कनेक्ट किया। ठीक है, कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, स्विमिंग इन दी ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज, राइट। तो पॉइंट आई गेस आपको इन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। रूल नंबर 9 में दो चीजें हैं समझने के लिए, एंड दोनों चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जेरेंट्स क्या होते हैं। दे आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं आईएनजी के साथ, एंड बाद में एज अ सब्जेक्ट कह सकते हो या एज अ नाउन कह सकते हो। उसको बेसिकली क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, और दे एक्ट एज अ नाउन। ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जेरेंट्स। ठीक है, इनके कॉन्टेक्स्ट में रूल क्या बोल रहा है ये वाला आपका रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बोल रहा है कि जब आप जेरेंट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हो, मेन सब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस में, तो बेसिकली आप इसके साथ कैसा वर्ब यूज करोगे, आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या करोगे, यूज करोगे। ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द रूल, जो कि यहां तक है। ठीक है, व्हेन जेरेंट्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दे टेक द सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, स्टैंडिंग इन दी वाटर वाज अ बैड आइडिया। अभी यहाँ पे एक ही जेरेंट यूज हुआ, स्टैंडिंग। ठीक है, और इसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। इज द स्क्रीन विजिबल? Please let me know in the chat box if you can see the screen. Am I audible to everyone? Please let me know. There is some connectivity issue going on, I guess. Please let me know. जो लोग भी connected हैं, please reply कीजिए. Are we connected, students? Shall we pursue the class? चलें आगे. Okay.
तो आई गेस रूल नंबर 9 सबको समझ में आया होगा, इजी था, ठीक है। अभी देखो रूल नंबर 10। अभी रूल नंबर 10 बेसिकली क्या बोल रहा है, व्हाट इज रूल नंबर 10 सेइंग? देखो वर्ब्स चैप्टर में हमने इन्फिनेटिव्स भी पढ़े थे। इन्फिनेटिव्स हमने क्या पढ़ा था कि बेस फॉर्म जो है किसी भी वर्ब का, उससे पहले जब टू ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, प्ले, ठीक है। प्ले से पहले अगर मैंने टू ऐड कर दिया तो क्या बन गया, टू प्ले। नाउ टू प्ले इज व्हाट, इन्फिनेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ पे वर्ब तो है ये बट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, ठीक है। ये हमने वर्ब चैप्टर में किया भी था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, ठीक है। तो इन्फिनेटिव बेसिकली क्या होता है, जब भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आप टू को जोड़ देते हो सेंटेंस में, और फिर फॉर एग्जाम्पल आई एम, आई लाइक टू गो टू जिम। अभी यहाँ टू गो इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे टू ऐड कर दिया तो ये बेसिकली क्या बन गया, इन्फिनेटिव, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन्फिनेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं ये तो सबको पता चल गया, और एक बार वर्ब्स चैप्टर जब रिवाइज करोगे तो अच्छे से देख लेना, यही डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले जब हम टू अटैच कर देते हैं तो दैट इज नोन एज इन्फिनेटिव। फॉर डिटेल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिवाइज द चैप्टर वर्ब, राइट। अभी ये रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कह रहा है इफ टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब भी हम दो इन्फिनेटिव्स को एक साथ यूज करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे टू, फॉर एग्जांपल वर्ब वन है, एंड लगा के फिर उसके बाद टू वर्ब टू है, इस तरीके से कनेक्टेड है, वन इन्फिनेटिव इज कनेक्टेड टू द इन्फिनेटिव टू बाय यूजिंग एंड, उस केस में आप कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ठीक है। ओके ओके, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब उसके साथ आप बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट देखो, टू वॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर ग्रेट स्किल, ठीक है। अभी यहाँ रिक्वायर क्या है, वर्ब है, ठीक है। कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अभी याद होगा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपको क्या बोला था, V5 फाइव को किससे रिलेट करोगे, S से, हेंस V5 क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और V1 बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लूरल। और प्लूरल फॉर्म का मैंने एक एग्जांपल याद कराया था, प्ले। तो प्ले बेसिकली क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर मैं सिंगुलर यूज करना होगा तो कैसे लिखूंगी, प्लेज। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल, राइट। एंड अगर प्लूरल के साथ यूज करना है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दे प्ले फुटबॉल, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे रिक्वायर जो है दैट इज वर्ब, बट कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर अगर होगा तो क्या दिया होता, रिक्वायर्स, ठीक है। तो V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टू वॉक टू च्यू, ये इन्फिनेटिव वन है, ये इन्फिनेटिव टू है, इट इज ज्वाइंड बाय व्हाट, एंड, और उसके बाद यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया गया, प्लूरल वर्ब यूज किया गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया गया, प्लूरल वर्ब। अब ऐसे कोई भी एग्जांपल देख लो जहां पे आप दो इन्फिनेटिव्स को एंड से कनेक्ट कर रहे हो, इस रूल के अकॉर्डिंगली कोई भी एग्जांपल देख लो जहां पे आप इन्फिनेटिव वन को और इन्फिनेटिव टू को एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद आप वर्ब यूज कर रहे हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब यूज कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए आपका, प्लूरल होना चाहिए, और वो प्लूरल ही होगा, ठीक है। वो प्लूरल ही होगा, अगर वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो डेफिनेटली वो वर्ब प्लूरल ही होगा, राइट। ओके, सो दिस वाज रूल नंबर 10 अबाउट द इन्फिनेटिव्स, ठीक है। अभी रूल नंबर 11 देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब दैट डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट रूल। अभी पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जो चैप्टर है इसमें हमने जितने भी रूल्स पढ़े, ठीक है, उसमें आपने बेसिकली क्या करना है, वो सारे रूल्स एज इट इज अप्लाई होंगे, एज इट इज अप्लाई होंगे। अभी सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ भी XYZ वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आपका वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ओनली सब्जेक्ट कैन चेंज द वर्ब, राइट। नथिंग एल्स इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब कैन चेंज द वर्ब, राइट। देखो एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल द डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है,
इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, चेजिंग इज द मेन वर्ब, और ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, द डॉग दैट इज चेजिंग द स्क्विरल्स बिलोंग टू द ब्रिजेट। ठीक है, यहाँ पे द डॉग इज सब्जेक्ट, दैट वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के बीच में और हेल्पिंग वर्ब के बीच में है या मेन वर्ब के बीच में है। ठीक है, तो देयर इज दिस वर्ड दैट हैज कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब, राइट। लेकिन यहाँ पे दैट के यूज होने से हेल्पिंग वर्ब पे कोई असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि द डॉग दैट आर कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, हेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमने सिंगुलर ही रखा, राइट। इसको थोड़ा सा और बोर्ड को क्लियर करके मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में द डॉग इज सब्जेक्ट, इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, चेजिंग इज द मेन वर्ब, एंड द स्क्विरल्स बिलोंग टू द ब्रिजेट इज द ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट पूरा। ठीक है, अब ये रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो वो सब्जेक्ट के और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रिलेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि बीच में जो वर्ड यूज किया गया है उससे बेसिकली क्या करें, इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे, नो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस रूल में यही कह रहा है कि डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम इन बिटवीन, that come in between the subject and the verb, they do not affect the agreement rule। अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो उन सब चीजों को इम्पैक्ट नहीं करता, जैसे कि एक ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमने जो एक दो रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईदर वाला, ठीक है, नीदर वाला, नन वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू जो गिवन है वो कौन से सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट वो भी उस केस में या तो सब्जेक्ट वन पे डिपेंड कर रहा है या सब्जेक्ट टू पे, राइट। इट इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी एनी वर्ड दैट इज यूज इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, राइट। याद है हमने, मैं थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करूंगी आपको वो रूल याद कराने के लिए जो हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा था इसमें, हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जैसे कि ओके, यहाँ पे थे, ये रूल नंबर 7 जैसे हमने देखा था। ठीक है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, ये सब रूल्स जो हमने देखे थे इसमें हमने क्या देखा था कि जो भी सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करता है, यही देखा था ना हमने। तो किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स अगर गिवन है तो जो वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन उस केस में भी अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई भी यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो भी ये वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा एज पर दिस रूल ऑल्सो। बस आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट वन को के अकॉर्डिंगली आप वर्ब को चेंज करोगे या सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये जो सेंटर में वर्ड यूज हुआ है जैसे कि उस एग्जाम्पल में दैट यूज हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब को चेंज नहीं करोगे। सो दिस पर्टिकुलर वर्ब वर्ड विच विल बी यूज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब विल नॉट अफेक्ट द रूल्स ऑफ द चैप्टर, राइट। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है आपका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। अभी वो सब्जेक्ट वन है या सब्जेक्ट टू है, वो आप इन रूल्स को क्या करोगे, रेफर करोगे। ठीक है, ओके, आई होप दैट इज क्लियर। वो आपको सिर्फ एक बताने के लिए था कि ऐसी गलती कभी मत करना एग्जाम में, अगर आपको बीच में भी कुछ वर्ड्स दे देते हैं वो स्टेटमेंट में। ठीक है, आप अपने जो बेसिक रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं को स्टिक करना। ठीक है, उसी हिसाब से आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट जाएंगे, राइट। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि अगर ऐसा कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब्स के बीच में यूज हो रहा है, इग्नोर दैट वर्ड, राइट। आपका जो वर्ब है वो इसी सब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में रूल नंबर 13 भी यही आपको रिमाइंड कराने के लिए लिखा है, रिमेंबर ओनली सब्जेक्ट अफेक्ट्स द वर्ब। कोई और चीज स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बीच में चाहे 1000 वर्ड्स हो, आपको देखना ही नहीं है इन वर्ड्स को। वर्ब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के चेंज होने पे ही चेंज होगा, बिकॉज वर्ब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर जाएगा, सिंपल, राइट। तो ये रूल लास्ट में मेंशन ही इसीलिए यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आज के लिए लास्ट रूल जो है दैट इज रूल नंबर 12, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म। अभी रूल नंबर 12 बेसिकली क्या है, रूल नंबर 12 इज अबाउट द इन्वर्टेड सेंटेंसेस। अभी इन्वर्टेड सेंटेंसेस क्या होते हैं,
ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, यूजुअली इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑलवेज प्रीसीड्स द वर्ब, हमने हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आ जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में क्या हो सकता है, आपका बेसिकली रिवर्स हो सकता है ऑर्डर, मतलब वर्ब पहले आ सकता है, सब्जेक्ट बाद में आ सकता है और ऑब्जेक्ट फिर आ सकता है। ठीक है, सो दैट द वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कौन से सेंटेंसेस देखे थे, देयर या हेयर वाले सेंटेंसेस देखे थे, उस केस में वर्ब पहले आ रहा था, सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे वर्ब पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टेड सेंटेंसेस। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है वो ये होता है, बट अगर इस तरीके से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस, राइट। तो इन्वर्टेड सेंटेंस के केसेस में बेसिकली देखो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का क्या केस रहता है, देखो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, कहता through the golden eagle bridge there is this bridge, this is the name of the bridge, right। कहता though the golden eagle, through the golden eagle bridge passes thousands of vehicle every day, right। अभी through the golden eagle bridge passes thousands of vehicle every day, इस स्टेटमेंट को याद रखो। in above sentence singular verb जो है वो passes is not referring to the singular golden eagle bridge but to the plural thousands of vehicle। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, देखो सेंटेंस होना चाहिए था, ठीक है, thousands of vehicle pass through the golden eagle bridge every day, राइट। ठीक है, अब बेसिकली सेंटेंस उन्होंने थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे दिया है, थ्रू गोल्डन ईगल ब्रिज passes thousands of vehicle every day। अभी ये जो आपका बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, वर्ब यहाँ पे गिवन है, राइट। तो ये जो वर्ब है ये बेसिकली जो है वो इसके अकॉर्डिंगली गिवन है, thousands of vehicle जो है वो बेसिकली क्या है, इसको सब्जेक्ट मान के इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वर्ब को चेंज कर दिया। पास होगा कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड passes इज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर, राइट। तो थ्रू ब्रिज passes thousands of vehicle every day, ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अभी जो passes वर्ड यूज किया गया यहाँ पे वर्ब, वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्या किया गया, यूज किया गया। लेकिन करेक्ट क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट के बेस पे होना चाहिए था। अभी गोल्डन ईगल बेसिकली क्या एक ही ब्रिज है, ऐसा तो नहीं है कि 10 ब्रिजेस लिखे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक ब्रिज को मेंशन किया हुआ है, गोल्डन ईगल ब्रिज। हेंस यहाँ पे जो वर्ब यूज होना था वो किसके अकॉर्डिंग यूज होना था, सब्जेक्ट का यूज होना था। ठीक है, और उसका करेक्ट फॉर्म बनता वो क्या बनता, गोल्डन ईगल ब्रिज पास थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल एवरी डे, तो यहाँ पासेस की जगह क्या यूज होता, पास यूज होता। इवन दो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये बेसिकली लेट मी यूज अनदर इंक ताकि कंफ्यूजन ना हो, thousands of vehicles is the subject, pass through verb, the golden eagle bridge object। ठीक है, तो सेंटेंस का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट को आगे लेके आई ये लोग, ठीक है, फिर वर्ब यूज किया कौन, पासेस, और ये क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ है ऑब्जेक्ट, तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्ब जो यूज किया इन्होंने प्लूरल यूज किया। आई गेस इट इज नॉट विजिबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट, इसको दोबारा से मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन एंड आई गेस ये सबको समझ आना चाहिए। अब इसको दोबारा समझो, देखो सब्जेक्ट क्या है आपके सेंटेंस में, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल, ठीक है, वर्ब क्या है, पास थ्रू, एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ब्रिज एवरीडे, थ्रू गोल्डन ईगल ब्रिज एवरीडे, राइट। अभी स्टेटमेंट इन्वर्ट करके दी हुई है यहाँ पे, कैसे दी हुई है, थ्रू गोल्डन ईगल ब्रिज जो है आपका बेसिकली क्या बना दिया, सब्जेक्ट, जबकि ये क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट, पासेस इज वर्ब,
एंड आपका थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स जो है वो बेसिकली आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अभी ये पासेस वर्ड जो है, ये जो वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे किसके अकॉर्डिंगली बना दिया गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। व्हीकल्स जो है यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल, प्लूरल फॉर्म है, हेंस यहाँ पे वर्ब कैसा यूज किया गया, प्लूरल, विच इज रॉन्ग। तो आप यहाँ पे ये नहीं देखोगे इन्वर्टेड सेंटेंस में कि सब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो दिस वाज द सब्जेक्ट, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल, सब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं यूज करोगे। अब नया सब्जेक्ट ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्ब यूज करोगे, राइट। सेंटेंस वाज सपोज टू बी दिस, ठीक है। सब्जेक्ट को इन्होंने क्या किया, लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट किया, और ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आए सेंटेंस में, तो सेंटेंस क्या बन गया, इन्वर्टेड। अब आपको ये देखना है, क्योंकि नया सब्जेक्ट तो ये है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होगा, ये जो नया सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सिंगुलर फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो भी तो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा ना, रादर देन दी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आप प्लूरल फॉर्म दे दो, हाउ डज इट इफेक्ट द वर्ब, इट विल नॉट अफेक्ट द वर्ब, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली रूल नंबर 12 बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो भी सब्जेक्ट की वजह से ही बेसिकली वर्ब चेंज होगा। लेकिन अगर वो आपको इन्वर्टेड सेंटेंस दे देते हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अगर दे देते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो नया आपका बेसिकली जो वो बनेगा, आई मीन ऑब्जेक्ट को अगर आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे भी अगर वो स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, या वर्ब पहले आ जाता है, उस केस में भी आपका जो वर्ब है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपका न्यू सब्जेक्ट है, जो न्यू सब्जेक्ट सेंटेंस में फॉर्म हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि इस वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन रूल नंबर 12, राइट, राइट। I hope it is clear to everyone. I hope it is clear to everyone. और इन्वर्टेड सेंटेंसेस आपको पता कैसे चलेंगे कौन से हैं, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है, वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इसमें मेजर क्वेश्चन यही आपको प्रॉब्लम आएगी कि इन्वर्टेड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आइडेंटिफाई करने का सिर्फ यही तरीका है कि सब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा और वर्ब हमेशा पहले आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, इन दी फॉरेस्ट रन डियर, ठीक है। अभी फॉरेस्ट में, जंगल में भाग रहा था, कौन भाग रहा था, डियर। अब ये क्या बात बनी, इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भाग रहा था डियर, तो आपको पढ़ने में ही ऐसा लगेगा कि सेंटेंस उल्टा फ्रेम किया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट वर्ब, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब्जेक्ट। इसको सीधा अगर फ्रेम करोगे तो क्या होगा, डियर रन इन दी फॉरेस्ट, ठीक है। तो हिरन कहाँ भाग रहा था, फॉरेस्ट में भाग रहा था। अब ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस का जब हिंदी ट्रांसलेशन करोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि सेंटेंस उल्टा फ्रेम्ड है, सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में प्लेस्ड है, वर्ब पहले प्लेस्ड है, राइट। तो इस तरीके से आप इन्वर्टेड सेंटेंसेस को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, बिकॉज आई नो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो बिफोर यू क्वेश्चन मी ऑन दैट कि इन्वर्टेड सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें, मैं आपको पहले ही इसको बता रही हूँ रिकॉग्नाइज करना, कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है, बट वर्ब डेफिनेटली सब्जेक्ट से पहले ही होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखो। अभी देखो, लेट मी थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल। रेयरली have I eaten good food, ठीक है। अभी rarely have I eaten good food, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट से क्या है, पहले है, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट बाद में गिवन है, हेंस इट इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड सेंटेंस, ठीक है। अभी एग्जैक्ट अगर ये इन्वर्टेड नहीं होता तो किस तरीके से मेंशन्ड होता, देखो, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड फॉर यू ऑल।
अभी इस तरीके से गिवन होता है ये लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, आई गेस टाइम भी हो गया। अगर फिर भी इन्वर्टेड सेंटेंसेस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम कल देख लेंगे इसको। अभी क्या होता, आई हैव रेयरली ईटन गुड फूड। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ गया, अभी ये क्या आ गया आपका वर्ब, और ये क्या आ गया ऑब्जेक्ट। दिस वुड हैव बीन दी सीधा सेंटेंस। अभी इन्वर्टेड क्या होगा, ये होगा। तो आपको बेसिकली रिकॉग्नाइज करने का एक ही तरीका है कि वर्ब सब्जेक्ट से अगर पहले गिवन है सेंटेंस में, तो डेफिनेटली इट इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड सेंटेंस, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड विद दिस वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द चैप्टर। ठीक है, रिविजन का तो आज टाइम नहीं मिला, बट चैप्टर हमने आज फिनिश कर दिया है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हैं तो 2 मिनट्स हैं, पूछ लो, देन आई विल वाइंड अप द क्लास। Any confusions, or shall I wind up the class? Just let me know. I'm waiting for your comments. Okay, चलो, see you in tomorrow's class then. ठीक है, कल मिलते हैं नए चैप्टर के पास। यूटीसी प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर रहा दो। ओके, यूटीसी का एक्चुअली मैंने पेपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स या तो आप लोग पता है क्या करो, ग्रुप में पोस्ट करो, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर है उसका। आई जस्ट हैव ओनली वन क्वेश्चन पेपर ऑफ यूटीसी। What I want is आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट जिनका ये क्वेश्चन है वही, सी आई असाइन यू वन टास्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। व्हाट यू डू इज, आज यूडीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इफ यू वांट मी टू डिस्कस दीज पेपर्स, व्हाट यू कैन डू इज प्लीज पोस्ट दोज पेपर्स। ग्रुप में अगर आप नहीं पोस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके भेज दो व्हाट्सएप पे, ठीक है। इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप करो ये पेपर्स, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले आई विल ट्राई डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, नरेशन एंड वॉइस के भी कर लेंगे, बट द थिंग इज कि आप मुझे यूडीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आज व्हाट्सएप कर दो डाउनलोड करके, ठीक है। आई विल सी देम एंड आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। नरेशन और वॉइस दोनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इफ यू विल सेंड मी, आई विल बी वेटिंग फॉर द व्हाट्सएप, राइट। डाउनलोड करके सब पेपर्स मुझे सेंड करो, देन वी विल डिस्कस, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, discussion of these particular question papers, right? So with this, I'm winding up the class. Thank you so much for joining me. Thank you so much.